आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल जो क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका विषय सामाजिक विज्ञान लेके आए हैं और किस कक्षा के लिए? ये कक्षा 8वीं के लिए है। देखिए बच्चों, आपका जो सामाजिक विज्ञान है इसकी आपको 3 पुस्तकें मिली हैं। पहला भाग में दिया है हमारा अतीत, जिसको इतिहास कहते हैं। दूसरा भाग है आपका हमारा पर्यावरण, जिसे हम क्या कहते हैं? भूगोल। और तीसरा भाग है आपका सामाजिक और राजनीतिक जीवन। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको जो सामाजिक विज्ञान का भाग 3 सामाजिक राजनीतिक जीवन का अध्याय 4 बताएंगे। और इस पुस्तक को, जो एडगेट अभ्यास पुस्तिका है, इस पुस्तिका को किस वर्ष के लिए बनाया गया है? 2024-25। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा। तो चलिए देखते हैं आज राजनीतिक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 3 का अध्याय 4। अध्याय 4 में क्या दिया है? न्यायपालिका। किसी बच्चे ने हमसे डिमांड किया था, मांग किया था कि सर जल्द से जल्द जो सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन कक्षा 8वीं का अध्याय 4 न्यायपालिका से संबंधित प्रश्नों को बताइए। तो उसी बच्चे की डिमांड पे या मांग पे हम इस वीडियो को बना रहे हैं। तो चलिए देखते हैं अध्याय 4 न्यायपालिका। इसका पहला प्रश्न है, न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है। ए नंबर कार्यपालिका, बी नंबर विधायिका, सी नंबर न्यायपालिका और डी नंबर निर्वाचन आयोग। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर न्यायपालिका। न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है, किसे प्राप्त है? न्यायपालिका को। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 2, जनहित याचिका की व्यवस्था विकसित करने का मुख्य उद्देश्य है। ए नंबर अपराधों पर अंकुश लगाना, बी नंबर दोषी को दंडित करना, सी नंबर न्याय तक ज़्यादातर लोगों की पहुंच बनाना और डी नंबर न्यायों के काम के बोझ को हटाना। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर न्याय तक ज़्यादातर लोगों की पहुंच बनाना। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3, कौन सी बात फौजदारी कानून से संबंधित है? ए नंबर व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन से, बी नंबर ऐसे व्यवहार से जिसे कानून अपराध मानता है, सी नंबर जब प्रभावित पक्ष याचिका दायर करे और डी नंबर जब अदालत राहत की व्यवस्था करे। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर ऐसे व्यवहार जिसे कानून अपराध मानता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, भारत में नागरिकों के मूल अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है। ए नंबर विधायिका, बी नंबर कार्यपालिका, सी नंबर न्यायपालिका और डी नंबर विधानसभा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर न्यायपालिका। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5, FIR संबंधित है। ए नंबर ग्राम पंचायत, बी नंबर जनपद पंचायत, सी नंबर जिला पंचायत, डी नंबर पुलिस थाना। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर पुलिस थाना से FIR संबंधित है। तो ये आपका प्रश्न नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6, और जो प्रश्न नंबर 6 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका ए नंबर का प्रश्न है, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या खालिस्तान है। तो आपका उत्तर हो जाएगा, जो खालिस्तान में क्या लिख देंगे, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 34 है। तो खालिस्तान क्या आ जाएगा? 34। इसके बाद बी नंबर का प्रश्न देखिए, केंद्र व राज्यों के मध्य होने वाले विवादों को खालिस्तान हल करती है। तो आपका खालिस्तान में आ जाएगा न्यायिक व्यवस्था। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के मुखिया को खालिस्तान कहा जाता है। उत्तर हो जाएगा मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय का मुख्यालय खालिस्तान में स्थित है। तो आपका उत्तर आ जाएगा जबलपुर। नेक्स्ट प्रश्न है, खालिस्तान के फैसले देश की सभी अदालतों पर लागू होते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका खालिस्तान में सर्वोच्च न्यायालय। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, न्यायपालिका किन विवादों का निपटारा करती है? उत्तर देखिए, न्यायपालिका नागरिक व सरकार, दो राज्य सरकारों और केंद्र व राज्य सरकारों के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करता है। कौन? न्यायपालिका। तो इस प्रकार से बच्चों आपका प्रश्न नंबर 7 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसका नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या है, न्यायिक समीक्षा को समझाइए। उत्तर देखिए, संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास होता है। देखिए, संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास होता है। संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो वह उस कानून को रद्द कर सकती है। इसे ही न्यायिक समीक्षा कहते हैं। इस प्रकार से बच्चों आपका प्रश्न नंबर 8 का उत्तर भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो उत्तर हो जाएगा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी।
इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 9 का उत्तर भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या है? स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका किसे कहते हैं? तो उत्तर देखिए, स्वतंत्र न्यायपालिका का अर्थ है कि विधायिका और कार्यपालिका जैसी राज्य की अन्य शाखाएं न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे सकती। अदालतें सरकार के अधीन नहीं हैं, ना ही वे सरकार की ओर से काम करती हैं। तो स्वतंत्र न्यायपालिका किसे कहते हैं? स्वतंत्र न्यायपालिका का अर्थ है कि विधायिका और कार्यपालिका जैसी राज्य की अन्य शाखाएं न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे सकती। अदालतें सरकार के अधीन नहीं हैं, ना ही वे सरकार की ओर से काम करती हैं। वे क्या होंगे? स्वतंत्र न्यायपालिका किसे कहते हैं वो आपको बता दिए। अब नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, प्रश्न नंबर 11। हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत कौन सी है? यह कहाँ स्थित है? तो उत्तर देखिए, हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत सर्वोच्च न्यायालय है, जो नई दिल्ली में स्थित है। देखिए, न्यायालय होती है जो जिलों के अंतर्गत आती है, उसके बाद उच्चतम न्यायालय जो किसमें राज्यों में होती है, और सर्वोच्च न्यायालय जो कहाँ पे है? देश में होती है। तो उच्च न्यायालयों के ऊपर, जैसे अदालत के ऊपर कौन है? उच्च न्यायालय, और उच्च न्यायालय के ऊपर क्या पाया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय। तो हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत कौन सी है? सर्वोच्च न्यायालय। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, उच्च न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले किन प्रेसिडेंसी शहरों में की गई? तो उत्तर देखिए, उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले 1862 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में की गई। ये तीनों ही प्रेसिडेंसी शहर थे। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले किन प्रेसिडेंसी शहरों में की गई? तो आप बता सकते हैं उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले कहाँ? कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में की गई। तो आप जिस प्रकार से भी लिखना है इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 13। एकीकृत न्यायिक व्यवस्था से क्या आशय? लिखिए। उत्तर देखिए, भारत में हमारे पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। इसका मतलब यह है कि ऊपरी अदालतों के फैसले नीचे की सारी अदालतों को मान्य होते हैं। ये क्या हो गई? एकीकृत न्यायिक व्यवस्था हो गई। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 14। फौजदारी और दीवानी कानूनों में अंतर लिखिए। तो देखिए, फौजदारी और दीवानी कानून में अंतर। फौजदारी कानून ये ऐसे व्यवहार या क्रियाओं से संबंधित हैं जिन्हें कानून में अपराध माना गया है। उदाहरण के लिए चोरी, दहेज के लिए औरत को तंग करना, हत्या इत्यादि। ये क्या हो गया? फौजदारी कानून। और दीवानी कानून में क्या होता है? दीवानी कानून का संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन या अवहेलना से होता है। उदाहरण के लिए जमीन की बिक्री, चीज़ों की खरीदारी, किराया, तलाक आदि से संबंधित विवाद। फिर दूसरा नंबर देखिए, फौजदारी कानून में इसमें सबसे पहले आमतौर पर प्रथम सूचना, रिपोर्ट या प्राथमिकी FIR दर्ज कराई जाती है। इसके बाद पुलिस अपराध की जांच करती है और अदालत में केस फाइल करती है। और दीवानी कानून में क्या होता है? प्रभावित पक्ष की ओर से न्यायालय में एक याचिका दायर की जाती है। अगर मामला किराए से संबंधित है तो मकान मालिक या किराएदार मुकदमा दायर कर सकता है। तो इस प्रकार से ये फौजदारी और दीवानी कानून में अंतर आपको बताएं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 क्या है? निम्नलिखित को वर्गीकृत कर नीचे दी गई तालिका में लिखिए। देखिए, यहाँ कुछ दिया हो, जैसे मारपीट, जमीन क्रय विक्रय मामले, किराएदारी मामले, घरेलू हिंसा, जमीन बंटवारा, हत्या, चोरी, संपत्ति मामले। अब इन्हें क्या करना है? वर्गीकृत करना, अलग अलग करके तालिका में भरना। जैसे दीवानी मामले में क्या आता है और फौजदारी मामले में क्या आता है। तो दीवानी मामले में आ जाएगा आपका क्रय विक्रय मामले, किरायादारी मामले, जमीन बंटवारा और संपत्ति मामले। और फौजदारी मामले में क्या आएंगे? मारपीट, घरेलू हिंसा, हत्या, चोरी आदि। इस प्रकार से बच्चों आपका प्रश्न नंबर 15 भी कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 क्या है? जनहित याचिका दायर करने का अधिकार किसे है? इसे कहाँ कहाँ दायर किया जा सकता है? उत्तर देखिए, न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति या संस्था को ऐसे लोगों की ओर से जनहित याचिका दायर करने का अधिकार दिया जिनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। यह याचिका उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है। जब सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के नाम भेजे गए पत्र या तार को भी जनहित याचिका माना जा सकता है। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 16 का उत्तर कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 क्या है? क्या एक से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है? यदि हाँ तो कोई एक उदाहरण बताइए। तो देखिए, उत्तर में क्या बताएंगे? हाँ, एक से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है। जैसे पंजाब और हरियाणा का एक साझा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में है। दूसरी तरफ 4 पूर्वोत्तर राज्य असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के लिए भी गुवाहाटी में एक ही उच्च न्यायालय रखा गया है। इस प्रकार से बच्चों आपका प्रश्न नंबर 17 कंप्लीट होता है। और इस प्रश्न के साथ ही आपके सामाजिक विज्ञान का भाग 3 सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 3 के अध्याय कौन सा? अध्याय 4 के जो 17 प्रश्न थे
सभी प्रश्नों को आपको समझा है। पहला प्रश्न आपका 1 से लेकर 5 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न थे, और छठवां प्रश्न रिक्त स्थान थे, और फिर अति लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय, ये सभी प्रश्नों को हमने आपको समझा। यदि बच्चों आपको ये प्रश्न अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।